जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है डीके राज क्लासेस में। आज हम लोग फिर से क्राउन का जीके कर रहे हैं। क्राउन का समान ज्ञान बिहार एसआई के लिए सबसे बेस्ट बुक है। बिहार एसआई के लिए सबसे बेस्ट बुक है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पीटी एवं मेंस में दोनों में आता है, टैली करता है। इसलिए आप लोग पढ़ लीजिए इसको खरीद कर। कम से कम नहीं तो हम तो पूरा पढ़ा देंगे। मौरोत्तर काल से आगे कर दिए थे, मौर्य काल, आगे मौरोत्तर काल करेंगे। इसके पहले हम लोग बना दिए वीडियो, प्ले लिस्ट में दे लें, आप देख लीजिए जाके। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बढ़ाएं और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आगे चलते हैं हम लोग। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना किया, है ना। शुंग वंश की स्थापना किए। आगे चलते हैं। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। शुंग वंश की राजधानी विदिशा थी। पुष्यमित्र के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण घटना यवन का भारत पर आक्रमण था। यवन विजय के उपलक्ष्य में पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराया था, है ना। 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। कालिदास कृत मालविका अग्निमित्र के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने पौत्र अग्निमित्र का पुत्र वासुमित्र ने यवन को परास्त किया था। इनका वर्णन यहाँ मिलता है। आगे चलते हैं। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित पंतजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी। पुष्यमित्र के समय ही सांची के स्तूप का आकार दुगुना कराया गया था। शुंग काल का अन्य महत्वपूर्ण स्तूप है बरहुत, बेसनार तथा बोधगया। शुंग काल में संस्कृत भाषा एवं ब्राह्मण व्यवस्था का पूर्ण उत्थान हुआ था। इसी काल का पहला स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति की रचना की गई थी। मनुस्मृति की रचना कब की गई थी? शुंग काल में की गई थी। आगे चलते हैं। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में इसके आमात्य थे वासुदेव ने कर दी थी। कन्नव वंश की स्थापना की थी वासुदेव ने। आगे चलते हैं। कन्नव वंश, है ना। कन्नव वंश आ गया। कन्नव वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी, उनकी हत्या करके। इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था, जिसकी हत्या सातवाहन नरेश सिमुक ने कर दिया था और सातवाहन वंश की स्थापना की, है ना। सातवाहन वंश आ गया। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक था, जिसने कन्नव वंश का अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर इस वंश की स्थापना की थी, है ना। इसकी राजधानी गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठान औरंगाबाद महाराष्ट्र में था, है ना। प्रमुख शासक इनके सातवाहन का सतकर्णी 27 ईसा पूर्व से 17 ईसा पूर्व तक थे। यह इस वंश का एक महान शासक थे। सतकर्णी तो थे इस सातवाहन वंश का सबसे महान शासक थे। आगे चलते हैं। जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराया तथा एक राजसूय यज्ञ संपन्न कराए थे। आगे चलते हैं। इसने चांदी के सिक्के पर अश्व की आकृति अंकित कराई थी। सतकर्णी फर्स्ट ने दक्षिणापथ की स्वामी की उपाधि धारण किया था। आगे चलते हैं। नानाघाट शिलालेख में सतकर्णी फर्स्ट की उपलब्धि का वर्णन विस्तार से किया गया। नानाघाट शिलालेख में सतकर्णी का विस्तार। राजा हाल 20 ईस्वी से 24 ईस्वी। हाल सातवाहन वंश की 17वां शासक बना था। इसने प्रकृत ग्रंथ गथा सतसई की रचना की थी, जिसमें 700 श्लोक है। आगे चलते हैं। हाल के दरबार में ही गुंडदय निवास करते थे, जिन्होंने बृहत कथा कोश की रचना की थी। आगे चलते हैं। गौतमीपुत्र सतकर्णी 106 ईस्वी से 130 ईस्वी। सातवाहन वंश के पुनरुद्धार गौतमीपुत्र सतकर्णी के समय हुआ था। इसने सहस्त्र वंश के नाश किया, क्योंकि इसका शत्रु नहपान इसी वंश का था। आगे चलते हैं। इसने शकों से मालवा एवं कठियावाड़ा की भी छीन ली थी। नासिक अभिलेख में गौतमीपुत्र सतकर्णी का विजय उल्लेख मिलता है। किस अभिलेख में मिलता है? नासिक अभिलेख में गौतमीपुत्र सतकर्णी का वर्णन। आगे चलते हैं। यज्ञ श्री सतकर्णी 165 ईस्वी से 194 ईस्वी। यह सातवाहन वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था, जिसके सिक्के पर मछली, शंख तथा जहाज अंकित था, है ना। मछली, शंख और जहाज। आगे चलते हैं। सातवाहन वंश का अंतिम शासक पुलमावी चतुर था। कौन था?
पुलमामी, पुलबामी, पुलबामी चतुर्था। आगे चलते हैं, इसका विविध। सातवाहन की राजकीय भाषा प्राकृत थी जो कि ब्राह्मी लिपि में थी। सातवाहन काल में चांदी और तांबे के सिक्के का प्रयोग किया गया जिसे कांसापरपन कांसापर कहा गया है। सातवाहन ने आर्थिक लेन देन के लिए शीशे के सिक्के भी प्रयोग किए थे। सातवाहन शासक ने ही सर्वप्रथम ब्राह्मण को भूमि या जागीर देने की प्रथा शुरू की थी, है ना। आगे चलते हैं। सातवाहन में मित्र सत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था था, मतलब माता प्रधान था। कौन प्रधान थे? माता। आगे चलते हैं। प्रमुख वास्तुकला, इसमें प्रमुख वास्तुकला कारले का चैत्य, कारले का चैत्य महाराष्ट्र में है, भोरघाट पुणे में, अजंता का एलोरा का गुफा, अमरावती एवं नागार्जुन कोंडा के स्तूप का निर्माण किया गया था। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। पश्चिमोत्तर भारत में मौर्य के स्थान पर मध्य एशिया से आए कई राजवंश ने अपनी सत्ता कायम की थी। इस काल में भारतीय क्षेत्र पर यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण का हमला हुआ था। हिंदू यूनानी भारत में आक्रमण करने वाली यूनानी हिंदू यूनानी, ग्रीक या बैक्टीरिया यूनानी कहलाते थे। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूनानी ड्रेमेटियस प्रथम था, जो कि बैक्ट्रिया का शासक था। इसने पश्चिमोत्तर भारत, सिंह, अफगानिस्तान एवं पंजाब में विशाल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। डेमेट्रियस का उत्तराधिकारी मिनांडर था। आगे चलते हैं। एक 145 ईसा पूर्व यह मिलांद एक महान शासक था। इसकी राजधानी पंजाब के साकल, आधुनिक सियालकोट में थी। इसे नागसेन ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। मिनांदर ने नागसेन से बौद्ध धर्म पर अनेक प्रश्न पूछे थे। ये प्रश्न और नागसेन द्वारा किए गए इसके उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है, जिसका नाम मिलिंद पनो अर्थात मिलिंद के प्रश्न है। मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद पनो पुस्तक है। आगे चलते हैं। हिंदू यूनान हिंदी यूनानी शासक ने काफ़ी संख्या में सिक्के जारी किए। इस शासकों में सबसे अधिक सिक्के मिनांडर के ही हैं। आगे चलते हैं। हिंदी यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिसके द्वारा जारी किए गए सिक्के के बारे में एक निश्चित रूप से कहा जाता है कि ये किन किन राजाओं के हैं। आगे चलते हैं। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यूनानी ने जारी किए थे। हिंदी यूनानी शासकों ने भारत में पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहा जाता है। भारत में गंधार कला उत्तम उदाहरण है। तपस्त्र बौद्ध का दृश्य गंधार कला का एक सर्वोत्तम उदाहरण है। आगे चलते हैं। शक आए। हिंद यूनान के बाद भारतीय क्षेत्र पर हमला करने वाले शक थे। भारत में शक पूर्वी ईरान के क्षेत्र से होकर आए थे। आगे चलते हैं। शक की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत एवं अफगानिस्तान के अलग अलग भागों में था, है ना। कहाँ कहाँ था देखिए। शक अफगानिस्तान, पंजाब की राजधानी तहसीला, मथुरा, पश्चिमी भारत, ऊपरी दक्कन। आगे चलते हैं। 57 से 58 ईस्वी में उज्जैन का एक राजा ने शकों को युद्ध में पराजित कर उन्हें बाहर खदेड़ दिया था और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। आगे चलते हैं। विक्रम संवत नामक एक संबंध 57 ईसा पूर्व में पूरे शकों पर उसकी विजय में शुरुआत किया गया था। विक्रमादित्य की उपाधि इतनी प्रचलित हुई कि जब किसी शासकों ने महान पराक्रम दिखलाया उसने उपाधि धारण कर ली। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय इतिहास में अब तक कुल 14 विक्रमादित्य हुए। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे विख्यात विक्रमादित्य है। आगे चलते हैं। सबसे विख्यात शक शासक रुद्रदामन प्रथम था। 130 ईस्वी से 150 ईस्वी तक इनका शासन सिंध, कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, काठियावाड़ और गुजरात के बड़े भाग में था। आगे चलते हैं। इसने काठियावाड़ा के अर्धशुष्क क्षेत्र में झील सुदर्शन मौर्य काल के निर्मित को जीर्णोद्धार कराया था। आगे चलते हैं। रुद्रदामन संस्कृत का बहुत बड़ा प्रेमी था। इसके द्वारा जारी किए गए जूनागढ़ अभिलेख विशुद्ध संस्कृत भाषा का पहला लंबा अभिलेख है। संस्कृत भाषा का पहला लंबा अभिलेख किनका है? रुद्रदामन प्रथम का। आगे चलते हैं। छत्रप शक नरेश की भारतीय प्रदेश में
शासक क्षत्रप कहा जाते थे? आगे पल्लव या पाथ्यायन। पश्चिमोत्तर भारत में शक के बाद पल्लव का अधिपत्य हुआ। भारत में मूल वास स्थान ईरान था, जहां पर वे भारत आए थे। सबसे प्रसिद्ध पाथियान राजा हुए गोंडोफिनिस। उसी के शासनकाल में संत टॉमस ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए भारत आए थे। उसके शासनकाल का एक अभिलेख तबकेबाही पेशावर से प्राप्त हुआ है। आगे चलते कुषाण शासक। पार्थियाई के बाद कुषाण आए, जो यूची और तोकरी भी कहलाए। यूची नामक एक कबीला था जो 5 कुलों में बांटा गया था। कुषाण इन्हीं कुल में से एक थे। कुजुल कटफिसस। भारत में कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कटफिसस थे। आगे चलते हैं। इसने तांबे के सिक्के जारी किए। बीम कटफिसस। बीम कटफिसस कौन थे? बीम कटफिसस। बीम कटफिसस इसने भारी मात्रा में स्वर्ण सिक्के जारी किए, जिनकी शुद्धता गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के से उत्कृष्ट थी, मतलब ज़्यादा थे। इसके द्वारा जारी किए गए सिक्के पर शिव, नंदी और त्रिशूल की अंकित बनी थी, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह शैव थे। आगे चलते कनिष्क महान शासक कुषाण वंश का। कुषाण राजवंश का सबसे महान शासक कनिष्क था। कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व में शक संवत चलाया, जो उसके राजरोहण की तिथि है। शक संवत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था 1997। आगे चलते हैं। शक संवत भारत सरकार द्वारा प्रयोग लाया जाता है। बहुत अच्छा। कुषाण वंश की 2 राजधानी थी। इनकी 2 राजधानी थी। फिरोजपुर, जिसे पिशावर कहा जाता था, दूसरा था मथुरा। आगे चलते हैं। कनिष्क ने बौद्ध धर्म के संपोषण एवं संरक्षण किया। चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल कुंडलपुर कश्मीर में वासुमित्र की अध्यक्षता में हुआ था। आगे चलते हैं। अश्वघोष कनिष्क राजकवि था। उसने सौदनानंद तथा बुद्धचरित एवं सारिपुत्र प्राकरण की रचना की। कनिष्क के राजभाई चरक थे, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की। आगे चलते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कनिष्क के शासनकाल में भारत का व्यापारिक संबंध मध्य एशिया एवं पश्चिमी विश्व के साथ था। आगे चलते हैं। कनिष्क के अभिलेख में देवपुत्र शाहीनुसी कहा गया है। कनिष्क के शासनकाल में कला के 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, जिसमें गंधार कला और मतला कला। गंधार कला पूछा गया था बिहार के मेंस में, बिहार एसआई के मेंस में पूछा गया था। बिहार एसआई के मेंस में पूछा गया था, जो बिहार शरीफ में हो रहा था एग्जाम। आगे चलते हैं। कनिष्क ने फिरोजपुर में एक विशाल स्तूप का निर्माण कराया। इसी के पास एक विशाल संग्राम कनिष्क चैत्य का निर्माण यवन वास्तुकार अंग्लेस द्वारा करवाया गया था। आगे चलते हैं। वासुदेव कुषाण वंश का अंतिम शासक बना। वसुदेव महाविभास शास्त्र की इसकी प्रसिद्ध रचना की, जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? महाविभास को कहा जाता है। आगे चलते हैं। नागार्जुन के बारे में देखें। इसकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, इसीलिए इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध कृत माध्यमिका सूत्र है। आगे चलते हैं। खत्म हो गया दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पढ़ाएं। ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। बिहार एसआई के लिए बेस्ट बुक है। हम बताते जाएंगे कहाँ कहाँ क्वेश्चन पूछा गया था पीटी एवं मेंस में बिहार दरोगा में जहाँ जहाँ क्वेश्चन पूछा गया था। और एनटीपीसी के लिए भी बेस्ट है। एनटीपीसी में भी आता है 40 क्वेश्चन आता है। इसमें 30 क्वेश्चन रहता है, उससे 10 क्वेश्चन लगभग 6-7 क्वेश्चन रहता है करेंट। उसके लिए भी बेस्ट है। और बिहार एसआई के लिए तो कहने नहीं, बिहार एसआई पीटी जो होगा उसके लिए बेस्ट है। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा लोगों तक फैलाएं। ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक्स। बहुत अच्छा किताब है, पढ़ लीजिए। नहीं तो वीडियो नहीं देखना है तो पढ़ लीजिए खरीद कर, बहुत बेस्ट किताब है। थैंक्स।